जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा में मुख्य तत्व। ये आज हमारा दूसरा भाग है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे देखते हैं भाग 2। प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी। पहला, मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश, अबहट के बाद की भाषा। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशु काल है। यह वह काल था जब अपभ्रंश, अबहट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिम सिंहद्वार से ही भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु नदी का देश था। ईरान, फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु हिंदू। सा का हा में तथा धा का दा में परिवर्तन पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन। हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। उपर्युक्त बातों से तीन बातें सामने आती हैं। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंध, हिंदू, हिंद जोड़ ई बराबर हिंदी। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का। यह ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश की है। जैसे हिन, हनन करने वाला, प्लस दू, दुष्ट बराबर हिंदू, अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू और उन लोगों की भाषा हिंदी। हीन, हीनों प्लस दू, दलन बराबर हिंदू, अर्थात तीनों हीनों का दलन करने वाला हिंदू और उनकी भाषा हिंदी। चूँकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम, अनुमान अधिक है, इसलिए सामान्यतः इसे स्वीकारा नहीं जाता। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंद देश के निवासी, यथा हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। और हिंद की भाषा। हाँ, यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक पृथक हो गया। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता, बल्कि भारतवासी, हिंदुस्तानी आदि कहते हैं। दूसरे, इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं जो सब हिंदी नहीं कहलाती। बेशक ये सभी हिंद की भाषाएं हैं, लेकिन केवल हिंदी नहीं है। उन्हें हम पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों से पुकारते हैं। इसलिए हिंद की इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रमुख रचनाकार। हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें आज के हिंदी प्रदेश क्षेत्र की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल हैं।
बोलियों में ब्रज भाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ब्रज भाषा। प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा अपभ्रंश अवहट से ही जीवन रस लेती रही। अपभ्रंश अवहट की रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र 1354 ईस्वी है। अवधी। अवधी की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोर कहा 1370 ईस्वी मानी जाती है। इसके उपरांत अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। खड़ी बोली। प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उसके आदि रूप या बीज रूप का आभास मिलता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप सरहपा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर खुसरो जैसे सूफियों, जयदेव नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाओं में उपलब्ध है। इन रचनाकारों में हमें अपभ्रंश अवहट से निकलती हुई खड़ी बोली स्पष्टता दिखाई देती है। मध्यकालीन हिंदी। मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गईं। इस काल में भाषा के 3 रूप निखरकर सामने आए: ब्रज भाषा, अवधी व खड़ी बोली। ब्रज भाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ तथा तत्कालीन ब्रज भाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इनके अतिरिक्त मध्यकाल में खड़ी बोली के मिश्रित रूप का साहित्य में प्रयोग होता रहा। इसी खड़ी बोली का 14वीं सदी में दक्षिण में प्रवेश हुआ, अतः वहाँ इसका साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण मिला और इसके विकास को नई दिशा मिली। प्रमुख रचनाकार। ब्रज भाषा हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह ब्रज भाषा ने किया। यह अपने समय की परिनिष्ठित व उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको गौरवान्वित करने का सर्वाधिक से हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों को है। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का चरम विकास किया। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत संप्रदाय के सूरदास, सूरसागर, नंददास, निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार एवं संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में रसखान, मीराबाई आदि प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास में अमूल्य योगदान दिया। इनमें सर्वप्रथम स्थान सूरदास का है, जिन्हें अश्वछाप का जहाज कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल में अनेक आचार्यों एवं कवियों ने ब्रज भाषा में लाक्षणिक एवं रीति ग्रंथ लिखकर ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध किया। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास चिंतामणि, मतीराम सेनापति, देव पद्माकर आदि रीति सिद्ध कवियों ने बिहारी रसनिधि आदि तथा रीति मुक्त कवियों में धनानंद आलम, ठाकुर बोधा, द्विजदेव आदि प्रमुख हैं। ब्रजबुली बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा का नाम। अवधी। अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मार्गी कवियों को है। कुलवन, कुतुबन, मृगावती, जायसी, पद्मावत, मंझन, मधु, मालती, आलम, माधु,
वानल, कामक, कंदला, उस्मान, चित्रावली, नूर मोहम्मद, इंद्रावती, कासिम शाह, हंस, जवाहिर, शेख निसार, यूसुफ, जुलेखा, अली शाह, प्रेम चिंगारी आदि सूफी कवियों ने अवधी को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। इनमें सर्वप्रथम जायसी थे। अवधी को राम भक्त कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। विशेषकर तुलसीदास ने राम चरितमानस की रचना बैसवाणी अवधी में कर अवधी भाषा को जिस साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचाया वह अतुलनीय है। मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरम उत्कर्ष दो कवियों में मिलता है, जयसी और तुलसीदास में। जायसी के यहाँ जहाँ अवधी का ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है, वहाँ तुलसी के यहाँ अवधी का तत्समुखी रूप है। गोयारी बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचलित अवधी भाषा का नाम है। खड़ी बोली मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया। इस प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए, उत्तरी हिंदी व दक्कनी हिंदी। हिंदी बोली का मध्यकालीन रूप कबीर नानक, दादू, मालुकदास, रज्जव आदि संतों, गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, रहीम के मदनाष्टक, आलम के सुदामा चरित, जटमल की गोरा बादल की कथा, बली सौदा इंसा, नजीर आदि दक्कनी एवं उर्दू के कवियों, कुतुब सतम 17वीं सदी, भोगलू प्राण 18वीं सदी, संत प्राणनाथ के कुलज स्वरूप आदि में मिलता है। आधुनिक कालीन हिंदी के आधुनिक काल तक आते आते ब्रजभाषा जनभाषा से काफ़ी दूर हट चुकी थी और अवधी ने तो बहुत पहले ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में ही हो चुका था। इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी पर भी पड़ा। नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया। जब ब्रजभाषा और अवधी का साहित्यिक रूप जनभाषा से दूर हो गया, तब उनका स्थान खड़ी बोली धीरे धीरे लेने लगी। अंग्रेजी सरकार ने भी इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। हिंदी के आधुनिक काल में प्रारंभ में एक और उर्दू का प्रकार होने और दूसरी ओर काव्य की भाषा का ब्रजभाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रजभाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। 20वीं सदी के आते आते खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों ने बड़ी सहायता की। फलतः खड़ी बोली साहित्य की सर्वप्रथम भाषा बन गई। थैंक यू।